आइए दोस्तों। और आज हम लोग का जो क्लास है वो डेनिस के बारे में है। और डेनिस जानने से पहले हम लोग दो कंपनियों के बारे में जान चुके हैं। पहली जो हम लोग की कंपनी थी पुर्तगाल डच, दूसरी कंपनी थी और अंग्रेज तीसरी कंपनी थी। तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेनिस के बारे में जो चौथी कंपनी है। और डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश तीनों कंपनियों के बारे में आज के क्लास में हम लोग देख लेंगे। डेनिस के बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं जानना है। डेनिस को ही डेनमार्क के नाम से भी जाना जाता था। और डेनिस लोग 1616 में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए भारत आते हैं। 1616 में कंपनी स्थापित करने के लिए भारत आते हैं। और डेनिस लोग अपनी पहली कंपनी 1620 ईस्वी में, डेनिस लोगों की पहली कंपनी 1620 ईस्वी में डेनिस लोग त्रावणकोर में अपनी पहली कंपनी स्थापित करते हैं। और त्रावणकोर तमिलनाडु में पड़ता है। और 1676 ईस्वी में 1676 में ये लोग एक और कंपनी स्थापित करते हैं जो कि सेरामपुर में स्थापित करते हैं। और सेरामपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और डेनिस लोगों के बारे में हम लोग को इतना ही जानना है। इसके बाद डेनिस देख चुके हैं। और डेनिस के बाद हम लोग फ्रांसीसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रांसीसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्रांसीसी कंपनियां, फ्रांसीसी दल जब भारत आ रहे थे तो फ्रांस में वहाँ पे एक सम्राट बैठा हुआ था। वहाँ से वो सारी चीजें हैंडल कर रहा था। तो फ्रांस में एक सम्राट था और सम्राट का नाम लुई 14 था। लुई 14। और लुई 14 का एक मंत्री था कोलबर्ट। और कोलबर्ट के नेतृत्व में सारी चीजें चल रही थी। फ्रांस से कई दल भारत आए। तो फ्रांस से एक दल भारत आया 1764 में। लुई लुई 14 का मंत्री कोलबर्ट यहाँ पे एक कंपनी की स्थापना करता है, कंपनी द इंड ओरिएंट। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। लुई 14 का जो मंत्री था कोलबर्ट, और कोलबर्ट के नेतृत्व में फर्स्ट दल भारत आया हुआ था। फर्स्ट दल भारत आया और 1700 सॉरी 1664 में ये लोग यहाँ पे भारत आके एक कंपनी की स्थापना करते हैं। और कंपनी का नाम रखते हैं कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड इंड ओरिएंटल। और उसके बाद कोलबर्ट के कोलबर्ट का कार्यकाल यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा फ्रांसीसी व्यापारी शासक भारत आता है। और यहाँ पे उसके नेतृत्व में दूसरा दल आता है और उसका नाम फ्रैंको कारो है। तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, फ्रैंक कारो। और फ्रैंक कारो के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में दूसरा दल भारत आता है, सेकेंड दल। इसी के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में भारत आता है। और यहाँ पे ये लोग दो कंपनी की स्थापना करते हैं। पहली जो कंपनी है 1668 ईस्वी में ये लोग सूरत में स्थापित करते हैं। और दूसरी कंपनी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग नोट करेंगे। ये लोग फर्स्ट फैक्ट्री
फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में 1668 में। और दूसरी फैक्ट्री सेकेंड सेकेंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में, और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में ये लोग स्थापित करते हैं। और उसके बाद ये लोग 1961 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हैं और फिर पांडिचेरी को अंग्रेजों से छीन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पांडिचेरी के बारे में जानेंगे। तो पांडिचेरी जो पड़ता था, पांडिचेरी का विस्तार 3 राज्यों से था। पहला आंध्र प्रदेश, और दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा इसका विस्तार केरल से था। और इस पांडिचेरी में कुल 4 जिले थे। ययनान, माहे, कराइला और पुदुचेरी। यहाँ पे मात्र 4 ही जिले हैं, और पुदुचेरी का विस्तार 3 राज्यों से पड़ता है। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। विस्तार राज्यों से, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 केरल, नंबर 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु। और इसका जो विस्तार 3 राज्यों से पड़ता था, और इसमें कुल 4 जिले थे। तो फिर हम लोग जिला देखेंगे यहाँ पे। तो पहला जो जिला है याइनान है। दूसरा माहे, और तीसरा कराईकल है, जिसको कराइला भी बोला जाता है। और चौथा जो जिला है वो पुदुचेरी है। और उसके बाद हम लोग इसके जिले देख लिए, और इसके राज्यों का विस्तार भी हम लोग देख लिए। और फिर हम लोग इसके बारे में इतना ही देखेंगे। और ये चीजें समाप्त होने के बाद कोलबर्ट, फ्रैंकारो, इनका जब समय काल समाप्त हुआ, तो फिर यहाँ पे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, युद्ध स्टार्ट हो गया। और इन लोगों का सामना अंग्रेजों का करना पड़ा। और फिर दोनों के बीच काफी युद्ध हुआ। और इसको हम लोग देखने के मिटाएंगे, और फिर देखेंगे युद्ध के बारे में। और यहाँ पे 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो तीनों युद्ध जब हुए, तो इन लोगों को लगा कि अब हम लोग का दाल यहाँ पे नहीं गलने वाला है। और फिर ये लोग भारत से अपने फ्रांसों की ओर चले गए, और अपने देशों में वापस जाने लगे। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग युद्ध के बारे में देखेंगे कि फ्रांसीसियों का युद्ध किसका किसका सामना करना पड़ा। तो फ्रांसीसियों, इसमें 3 युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। और कर्नाटक का जो फर्स्ट युद्ध हुआ 1700
छियालीस से 1748 तक चला। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध में इसका जो मुख्य रीजन क्या था युद्ध होने का, तो इसका मुख्य रीजन था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार चल रहा था उस टाइम, ऑस्ट्रेलिया का बंटवारा चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे विस्तार, रीजन इसका क्या था। तो इसका विस्तार था ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार इसका मुख्य रीजन था। और उसके बाद यहाँ का गवर्नर उस टाइम कौन था, तो उस टाइम जो गवर्नर था डुप्ले था। उस टाइम जो गवर्नर था डुप्ले था। और डुप्ले गवर्नर था। उसके बाद इन लोगों को अंग्रेजों से सामना करना पड़ता है, अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ता है। तो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया, युद्ध किए और उसके बाद ये लोग हार गए। और जैसे ही हारे तो वहां पे एक संधि हुई, और संधि के तहत ये प्रथम कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त होता है। तो वह संधि कौन सी थी, तो संधि जो हुई वो युद्ध समाप्ति के लिए हुई। युद्ध समाप्ति के लिए एक संधि होती है, एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि होती है, जो संधि 1748 ईस्वी में होती है। और 1746 में इन लोगों का युद्ध समाप्त हुआ था, और 48 में इस संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। और यहाँ पे फ्रांसीसी लोग फ्रांसीसी लोग अंग्रेजों को मद्रास लौटा देते हैं। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया, और ये लोग लौटा देते हैं, और ये युद्ध संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। और फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग मिटाएंगे और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखेंगे। और फिर हम लोग कर्नाटक का यहाँ पे सेकेंड युद्ध देखेंगे, कर्नाटक का सेकेंड युद्ध। और कर्नाटक का सेकेंड युद्ध जैसे प्रथम युद्ध समाप्त हुआ 1748 में, तो 1749 में दूसरा युद्ध शुरू हो गया। 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 में समाप्त हुआ, शुरू हुआ, और 54 में समाप्त हुआ। यह युद्ध 5 सालों तक चला। उस बीच यहाँ के जो गवर्नर थे डुप्ले ही रहे, लेकिन डुप्ले का युद्ध अंग्रेजों से होता है, और यहाँ पे डुप्ले हार जाते हैं। और फिर यहाँ पे एक नया गवर्नर आता है, गोडेहू। और गोडेहू जो नया गवर्नर था वो भी अंग्रेजों से युद्ध करता है, और फिर यह युद्ध 5 सालों तक चलता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग नोट करेंगे। गवर्नर जो था वो डुप्ले ही था, और यह युद्ध करता है और फिर हार जाता है। और उसके बाद फिर एक नया गवर्नर यहाँ पे आता है। नया गवर्नर आता है जो जिसका नाम गोडेहू था। और गोडेहू फिर ये भी युद्ध करने लगता है, और यह 5 सालों तक अंग्रेजों भारत के शासकों का सामना करता है। और फिर युद्ध समाप्ति के लिए
यहाँ पे भी एक संधि होती है जिसको पांडिचेरी का संधि कहा जाता है। और 1755 में यह संधि हुई, यानी कि युद्ध 5 सालों तक कंटिन्यू चला था। और जब छठा साल स्टार्ट हुआ तो फिर एक संधि होती है। तो यहाँ पे समाप्ति के लिए हम लोग नोट कर लेंगे इसको भी। समाप्ति के लिए एक संधि होती है पांडिचेरी। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 ईस्वी में। और इस संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। और उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध हम लोग देख लिए, जो एला सापेल की संधि से समाप्त हुई थी। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देख लिए, जो पांडिचेरी की संधि से समाप्त होती है। और फिर हम लोग यहाँ पे कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग कर्नाटक का थर्ड युद्ध देखेंगे। और कर्नाटक के थर्ड युद्ध में हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक का जो थर्ड युद्ध रहा वो 1556 से स्टार्ट हुआ। और सॉरी 1756 से स्टार्ट हुआ और 1763 ईस्वी तक चला। और इसमें इसमें भी एक संधि हुई, जो पेरिस की संधि हुई 1763 ईस्वी में। और इस संधि के बाद यह युद्ध समाप्त, मतलब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को कॉमन दिख रहा है, जितनी भी कर्नाटक की युद्ध हुई सभी की समाप्ति के लिए एक एक संधि करनी पड़ी। तो यहाँ पे इसको हम लोग आगे देखेंगे। कर्नाटक का युद्ध था, इसका जो टाइम पीरियड रहा 1756 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, यह युद्ध टोटल 7 सालों तक चला, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पे नोट करेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध। और उसके बाद यहाँ पे युद्ध समाप्ति के लिए एक संधि हुई, जिसका नाम, यहाँ पे समाप्ति के लिए संधि भी नोट कर लेंगे हम लोग। युद्ध समाप्ति के लिए एक संधि हुई, पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त होता है। और पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में होता है। और 1763 ईस्वी में जब पेरिस की संधि होता है, तब यहाँ पे एक समझौता होता है। और उस समझौता में यह चीजें बोली जाती है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती छोड़कर सारी चीजें लौटा देंगे। और यहाँ पे अंग्रेज ठीक वैसा ही करते हैं, सारी चीजें लौटा देते हैं। लेकिन बदले में अंग्रेज लोग फ्रांसीसियों से पुदुचेरी छीन लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग नोट कर लेंगे 1761 ईस्वी में। 1761 में अंग्रेज पांडिचेरी छीन लेते हैं। पांडिचेरी छीन लेते हैं। और फिर समझौता के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती को छोड़कर सारी चीजें लौटा देते हैं।
मतलब कितना कमाल का युद्ध रहा। मतलब कर्नाटक का प्रथम युद्ध, उसकी समाप्ति के लिए एला सापेल की संधि। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, उसकी समाप्ति के लिए पांडिचेरी की संधि। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसकी समाप्ति के लिए पेरिस की संधि। मतलब युद्ध करते गए और समझौता करते गए, लेकिन हार नहीं माने गए। उसके बाद एक और युद्ध होता है, और जिसका नाम वांडीवास का युद्ध पड़ता है, और ये भी युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। वांडीवास का युद्ध, तो जो युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध होता है जो 1760 ईस्वी में होता है, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है। वहां पे अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, गवर्नर था, अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो आयरकुट था, और फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था वो काउंट लाली था। तो यहाँ पे इसको हम लोग नोट करेंगे, यह युद्ध 1760 में होता है। और इसमें अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी थे। और अंग्रेजों का जो गवर्नर था आयरकुट था, और फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था काउंट लाली था। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, यानी कि आयरकट का सेना यहाँ पे जीत जाता है। और फ्रांसीसी यानी कि इनका जो गवर्नर था काउंटर लाली, ये लोग हार जाते हैं। और फिर यहाँ पे फ्रांसीसियों को लगता है कि हम लोगों का दाल यहाँ पे नहीं गलने वाला है, और ये लोग धीरे धीरे फिर फ्रांस वापस जाना शुरू कर देते हैं। और फिर फ्रांस के बारे में हम लोग देख लिए, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वीडिश के बारे में। क्योंकि हम लोग डेनिश देख चुके हैं, फ्रांसीसी देख लिया, अब यहाँ पे स्वीडिश देख लेंगे। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है स्वीडिश। और स्वीडिश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। स्वीडिश लोग भारत आए 1731 ईस्वी में, और 1731 ईस्वी में इन लोगों ने कंपनी स्थापना करना शुरू की। और फिर इन लोगों का व्यापार, स्वीडिश के बारे में सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे। 1731 में कंपनी स्थापित करते हैं, और कुछ ज्यादा समय तक ये लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि इन लोग का जो मुख्य व्यापार था वो चीन के साथ था, और ये लोग चीन के साथ अपना व्यापार कर रहे थे। तो इनके बारे में हम लोग नोट करेंगे। चीन के साथ इनका व्यापार था, ये लोग चीन के साथ व्यापार कर रहे थे। और 1731 में भारत आए और कंपनी स्थापित किए, यहाँ भी थोड़ा सा व्यापार किए, और उसके बाद ये लोग अपने देश वापस चले गए। तो फिर हम लोग सारी चीजें देख लिए, और इसके बारे में हम लोग को इतना ही देखना है। और आगे का जो हम लोग क्लास है वो इससे भी महत्वपूर्ण और अच्छा कंटेंट के साथ होगा। इसके लिए आप लोग हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे भी बेहतरीन कंटेंट आप लोग को हम देंगे।